हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका होता है इस जगह का। जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर अपने सी की जो वाइफ यानी कि उसकी लवर होती है, वो बेचारी यहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को खो चुकी होती है। वो वहाँ पर ऑलमोस्ट मरने वाले हालात में थी, जबकि सी सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो यहाँ पर बस कैसे भी करके उसको बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो तो अब एक सोल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके साथ ही उस एल्डर को भी देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि देखा तुमने, तुम्हारा क्या हाल हुआ है और यही हाल तुम्हारा होना भी चाहिए था। जिसके बाद वो उसी हेवनली सेलेस्टियल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है यहाँ पर। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सी अभी एक बार फिर से बस कोशिश कर रहा होता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर तिंगर को पकड़ ले, लेकिन एक बार फिर तिंगर का हाथ पकड़ते हुए वो फिर उसे छोड़ देता है, क्योंकि बॉडी उसकी उसको पकड़ ही नहीं पा रही होती। जिसके बाद यहाँ ये सब कुछ अपना वांगलिन भी देख रहा होता है, और जैसे ही वांगलिन की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, तो ये देखने के बाद तो यहाँ पर वांगलिन इसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है, और वो यहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन के बारे में भी काफ़ी कुछ समझ रहा होता है। उसे अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप और अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, और यहाँ पर वो देखता है कि किस तरीके से सी यहाँ अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे करके तिंगर को वहाँ पर खो रहा है, और ये चीज़ यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर रही थी। जिसके साथ ही यहाँ वो ये भी याद करता है कि तिंगर ने उसे कहा था कि उसका नाम तिंगर नहीं है, और ये सुनकर उसे बुरा भी लगा था। लेकिन फिर तिंगर ने उससे ये भी कह दिया था, लेकिन फिर भी वो इस नाम को काफ़ी पसंद करती है। ये सुनने के बाद ओब्वियसली सी को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, और अब वो यहाँ पर ये सारे ही मोमेंट्स याद करके रोने लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और कह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर तुम जिंदा हो चुकी थी, तो फिर मैं यहाँ पर डेथ कर गया, और अब अगर मैं ठीक हूँ तो फिर तुम यहाँ डेथ कर रही हो। ये चीज़ तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील करवा रही थी, और वो कहता है कि क्या यही हमारी डेस्टिनी के अंदर लिखा हुआ था, क्या यही था हमारी किस्मत के अंदर, और तुरंत ही आगे बढ़ता है। वांगलिन अपनी आंखों से ही सब कुछ देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका लाइफ एंड डेथ डोमेन जो था वो यहाँ पर तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, और कह रहा था कि लाइफ एंड डेथ के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा फाइन लाइन है। और फिर वो उसी मास्टर को याद भी करता है जिसने वांगलिन को यहाँ पर प्रीवियसली पावर्स भी दी थी। जिसके बाद वो ये कहता है कि डेथ जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से बिलोंग नहीं करती है, बल्कि यहाँ तो ये कुछ और चीज़ों से भी मिली हुई है। जिसके बाद वो उस सारे ही मोमेंट को याद करता है कि आखिर कैसे यहाँ तिंगर अपनी नींद से जागी थी, और उसे देखकर यहाँ कितनी ज़्यादा खुशी सी को हुई थी। जिसके बाद धीरे धीरे करके वांगलिन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, और उसे लाइफ एंड डेथ डोमेन के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आता है। वो कहता है कि ये बस एक रीइंकार्नेशन का साइकिल ही है, जो कि लगातार ऐसे ही चलता जाता है। लाइफ एंड डेथ के बीच में ये जो साइकिल है वो यहाँ पर कभी भी रुकता नहीं, क्योंकि ये फेट के अंदर लिखा है, और फेट में जो लिखा होता है होता तो वही है। जिसके बाद वांगलिन नोटिस करता है कि यहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। उसे अपने सामने काफ़ी सारी अलग अलग पावर्स देखने के लिए मिलती हैं, और उन सारी पावर्स को फील करते हुए वो यहाँ पर अब फाइनली जाके अपना एक ब्रेक थ्रू करता है अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन के ऊपर। ये सिचुएशन पहले तो यहाँ पर अभी चीहू को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ही जल्दी वो समझ जाता है कि वांगलिन लाइफ एंड डेथ डोमेन को समझ चुका है, जिसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू यहाँ पर हुआ है, और इसी वजह से वांगलिन को अनलिमिटेड पावर भी मिली है। अब वांगलिन तो अपने सामने देख रहा होता है कि उस बैरियर के अंदर अभी भी फाइट चल रही होती है, और क्योंकि यहाँ पर ये बैरियर तिंगर ने बनाया था, तो ये ओल्ड मैन अभी भी इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। असल में ओल्ड मैन के दिल के अंदर जो लालच था, वो लालच ही यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा होता है। ओल्ड मैन यहाँ पर तिंगर के पास मौजूद उन सोर्स को भी हासिल करना चाह रहा था, जो कि बच चुकी थी। इसके अलावा वो तिंगर की बॉडी को भी हासिल करना चाह रहा होता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका था इस ओल्ड मैन का। तभी यहाँ पर ये जो सील्ड बैरियर अपनी तिंगर ने बनाया था, वो तुरंत ही ब्रेक कर जाता है ओल्ड मैन की पावर से, और यहाँ पर धीरे धीरे करके तिंगर भी वहाँ से गिरने लग जाती है।
उसके साथ वो हेवनली सोर्स भी वहाँ गिर चुकी थी और ये देखकर ओल्ड मैन हंसता और कह रहा था कि फॉर्चुनेटली ये ओल्ड मैन अभी से हासिल कर ही लेगा और अब अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल कर रहा होता है तिंगर की बॉडी को काबू में लाने के लिए। लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना सी जो था वो यहाँ एक ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ चुका होता है। उसने अपने आप को ड्रैगन फॉर्म के अंदर कर लिया था और दूसरी तरफ यहाँ पर ये ओल्ड मैन अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए बस पकड़ने ही वाला होता है तिंगर को। लेकिन ये देखकर सी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ से निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन के हाथ के बीच में आकर खड़ा हो गया था। फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है तो ओल्ड मैन का हाथ यहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है और जिसके बाद अपना सी इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और तभी वहाँ पर हेवनली सोर्ड्स का एक बैरियर भी बन जाता है। इवन यहाँ पर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद वांग लिन भी कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि एक बार खुद को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। वैसे यहाँ पर सिर्फ वांग लिन और चीहू ही मौजूद नहीं थे बल्कि उसके अलावा भी ढेर सारे कल्टिवेटर्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर कुछ लोग फाइट को देखने के लिए आए थे। लेकिन अब सभी का मकसद यही बन चुका है कि यहाँ पर इन हेवनली सोर्स को हासिल कर लिया जाए अपने लिए और ये खजाना उन्हें मिल ही जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा होता है जहाँ पर वांग लिन ये खड़ा होकर देख रहा था जबकि सी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ से भागता हुआ चला जाता है और यहाँ पर आके टकराने वाला होता है इस ओल्ड मैन से। ओल्ड मैन भी एक बार फिर अपने हेवनली प्रेशर का यूज़ कर रहा था लेकिन सी के पास भी तो इस वक्त अपनी हेवनली सोर्ड मौजूद होती है तो वो उसी सोर्ड का यूज़ करते हुए ओल्ड मैन से जाकर टकरा जाता है। और अब यहाँ पर वो इतने गुस्से से ओल्ड मैन के साथ टकराया था उसने अपनी काफ़ी पावर्स का यूज़ भी किया होता है और इसी वजह से यहाँ पर ओल्ड मैन को काफ़ी हर्ट भी हो चुका था। लेकिन अभी भी वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता और कह रहा होता है कि भले ही तुम कुछ भी कर लो और एक वोटर का टोर्नेडो टाइप बनाकर यहाँ पर हिट करना चाह रहा होता है। ये देखकर सी कहता है कि भले ही मेरी पावर इनफ नहीं हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे टकराऊंगा और उसी स्पिरिचुअल वेपन का यूज़ करते हुए वो काफ़ी तेज़ी से टकरा भी रहा होता है। लेकिन ओल्ड मैन डिसाइड करता है कि उसे अब यहाँ सी के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि असल मुद्दा तो यहाँ पर तिंगर है और वो हेवनली सोर्ड तो वो वही हासिल करेगा। काफ़ी तेज़ी से भागता है आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ पर सी भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि तिंगर तो यहाँ पर गिरने ही वाली है। जिसके बाद अब बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर लालच में आगे आ ही जाते हैं। तभी वांग लिन को याद आता है कि यहाँ पर सी ने उससे एक डील की थी कि तुम्हें मेरी वाइफ को बचाना होगा और तुम्हें इसे अपने पास में रख लेना। इसे मेंटेन करने के लिए तुम्हें यहाँ पर फेरी क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तभी वांग लिन के पास वो हेवनली पगोड़ा तो था ही, तुरंत ही वो उस पगोड़ा को निकाल के अपने पास रख लेता है और उसके अंदर यहाँ पर तिंगर भी आ चुकी थी। ये देखने के बाद शैन काफ़ी ज़्यादा खुश था और वांग लिन उस पगोड़ा को अपने पास रख लेता है। लेकिन अगले ही पर सारे ही कल्टिवेटर्स का निशाना वांग लिन बन चुका था। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कल्टिवेटर्स मौजूद होते हैं तो एक एल्डर यहाँ वांग लिन के सामने आया था अपने पूरे ही सेक्ट के साथ और कह रहा होता है कि आपके पास सोड है वो सोड आप मुझे दे दीजिए, उसमें से एक अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा हुआन युआन सेक्ट आपको यहाँ से सेफली जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ छोड़ देगा। लेकिन ये सुनने के बाद वहाँ पर एक दूसरा सेक्ट भी मौजूद था जो कि कह रहे थे कि अच्छा तो ये हुआ युआन सेक्ट आखिर है क्या चीज़, आखिर तुम लोग क्या ही कर लोगे जो तुम इस बात का दावा करते हो कि तुम फेलो कल्टिवेटर को बचा लोगे। इवन वो भी वांग लिन के सामने यहाँ पर सेम तरीके की ही डील रखते हैं और कह रहे थे कि हुआ यून को छोड़ो और तुम्हें हमें हमारा साथ देना चाहिए और अगर तुम हमारा साथ दोगे तो फिर इस हुआ यून कल्टिवेटर से भी बढ़िया हम तुम्हारी सेफ्टी देंगे और तुम फिर हमारे साथ हो जाना। जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन देखता है कि अब तो यहाँ पर उसके सामने ढेर सारे सेक्ट्स मौजूद हैं, वो किस किस की बात मानेगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कह रहा था कि आपको हमारी त्यानदी सेक्ट की बात माननी चाहिए। वांग लिन को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांग लिन समझ जाता है कि अब फाइट करनी ही होगी और ये देखकर वो यहाँ अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करने लग जाता है। ये देखकर उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन वांग लिन जैसे ही अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का यूज़ करता है तो वो बंदा उसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के अंदर चला गया था जिससे कि वो वहाँ पर खो ही जाता है। इवन यहाँ पर वो जो हुआयून सेक्ट का एल्डर था वो तो यहाँ पर अजीब सा फील कर रहा होता है और उसके बाकी सारे साथी की भी सोल उनकी बॉडी से एक पल को बाहर चली गई थी इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को फील करने के बाद। इवन वो बंदा यहाँ पर देखता है कि उसके पेरेंट्स हैं तो वो यहाँ पर उनको ही ग्रीट करने लगा होता है। लेकिन यहाँ पर वांग लिन उसकी अच्छी खासी बैंड बजाता है। चीहू भी देखता है कि अब तो मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा है। वांग लिन भी अपने
आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन और साथ ही अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल कर रहा होता है। और चीहू भी यहाँ पर वांगलिन के साथ आ चुका था, लेकिन वांगलिन अपनी इंटेंस पावर का यूज़ करते हुए सबसे पहले उस बंदे को ही ख़त्म कर डालता है। ये देखकर अब चीहू आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुझे डर है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल के जा सकेंगे। ब्रदर, आपको यहाँ से बाहर निकलने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जबकि वो सारे ही लोग अब कह रहे होते हैं कि अब तो इस लड़के को ख़त्म करना ही होगा, वो भी एक साथ। तो सभी एक साथ ही वांगलिन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन कह रहा था कि लग रहा है कि वाकई में सब कुछ वर्थ रेस ही रहा। जिसके बाद वो यहाँ पर उस एल्डर जाओ से कहता है कि आखिर तुम कब तक छुपे रहोगे, तुम्हें अब आगे आ ही जाना चाहिए। चीहू तो ये सुनकर हैरान था कि आखिर वांगलिन किससे बात कर रहा है और एल्डर जाओ यहाँ कहाँ से आ गया। लेकिन तभी जैसे ही सारे लोग चारों ही तरफ से हमला करते हैं वांगलिन के ऊपर, तभी हमें वो कॉफिन देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ओरा आ जाता है जो कि चारों ही तरफ से यहाँ पर हिट करता है इन सभी को। और यहाँ हुआन युआन सेक्ट का एल्डर तो ये देखकर हैरान ही था कि आखिर मिस्टर जाओ यहाँ पर इस लड़के के साथ क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर मिस्टर जाओ कह रहा था कि तो फिर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वांगलिन कह रहा था कि बिल्कुल, जब से तुम मेरे साथ हो मुझे तब से पता है तुम कहाँ कहाँ हो। जिसके बाद अभी कोई भी लोग एक्शन नहीं ले रहे होते, क्योंकि सभी को पता होता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस वजह से अभी चुपचाप खड़े होते हैं। जबकि जाओ कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ एक डील बना लेनी चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ इन सारे ही लोगों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन तुम्हें मुझे 1000 ईयर के लिए फ्रीडम देनी होगी। और वो कह रहा होता है कि बस 10,000 ईयर के लिए ही बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो चीहू भी हैरान था और वांगलिन कह रहा था कि सीनियर, मुझे क्या पता कि मैं 10,000 ईयर तक ज़िंदा रहूँगा भी या फिर नहीं, मुझे तो 1000 ईयर का भी नहीं पता। ये सुनकर अब जाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने दांतों को भींचने लग जाता और कह रहा था कि दिल तो कर रहा है कि तुम्हें अभी यहीं ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। फिर अपने डोमिनेटिंग ओरा को वो रिलीज़ कर रहा होता है। चीहू तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए वो चुप ही होता है। साथ ही जाओ भी कह रहा होता है कि आखिर मैं इस बंदे का क्या ही करूँ। जिसके बाद वो अपने डोमिनेटिंग ओरा को गुस्से से रिलीज़ करता है, क्योंकि वांगलिन का ऑर्डर भी तो उसे ओबे करना ही था, वो उसकी एक मजबूरी थी और इसे वो कर ही रहा होता है। तो सारे ही लोग उसके डोमिनेटिंग ओरा को देखकर वहाँ से भाग ही जाते हैं। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आसपास मौजूद लोगों को ख़त्म कर रहा होता है। इनडायरेक्टली वो वांगलिन का गुस्सा इन लोगों के ऊपर निकाल रहा था, क्योंकि वैसे भी वो वांगलिन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इससे अच्छा कि यहाँ पर वांगलिन के बदले इन सारे ही लोगों को ख़त्म कर दे, एटलीस्ट गुस्सा तो निकलेगा अंदर से। जिसके बाद वो यही करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया था और अब यहाँ पर वांगलिन की तरफ को ही देख रहा होता है। वांगलिन भी उसकी तरफ ही देख रहा था और जिसके बाद वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हुए कुछ और लोगों को ख़त्म करता है। लिटरली वो यहाँ लाशों के अंबार लगा रहा था और यहाँ पर एक के बाद एक ऐसे ही लोग ख़त्म होते जा रहे थे। तभी वो यहाँ पर वांगलिन को एक टोकन देता और कह रहा था कि तुम इसे अपने पास में रख लो। वांगलिन उस टोकन को पकड़ के देखता है कि आखिर ये टोकन है क्या। जिसके बाद वो ये कहता है कि असल में बात ऐसी है कि 1 साल के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, तो अब तुम एक काम करो, मुझे 1 साल के लिए यहाँ से जाने दो। तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वांगलिन यहाँ पर चुपचाप ही खड़ा था और हमें दिखाया जाता है कि अब वो स्टार कंपास को निकाल लेता है, क्योंकि अब इस जगह से निकल के जाने का समय आ चुका है। तभी चीहू से कह रहा होता है कि ब्रदर चीहू, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ सुजाकू, तो वापस जाना ही। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फेरी वर्ल्ड से निकल के वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अभी चीहू यही सोच रहा होता है कि वांगलिन ने वाकई में काफ़ी ज़्यादा करेज के साथ इन लोगों का सामना किया है। बहुत ही ज़्यादा शानदार बंदा है ये, और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल लोगों से मेरा सामना हो जाएगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी यहाँ पर वांगलिन कुछ सोच रहा होता है और पलट के देखता है चीहू की तरफ को। चीहू तो बस उसकी नज़रों से ही डर जाता है और तभी वो कहता है कि ब्रदर, आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों ही करूँगा। और ब्रदर ज़ेंग न्यू, एक बात मैं आज आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एंसिस्टर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा कि रेड बटरफ्लाई का आखिर किसने यहाँ पर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। जिसके बाद वांगलिन उसकी बातों को सुन के उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता और कह रहा था कि हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा सुजाकू वापस जाने के बाद। और कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है कि अब जब वो सुजाकू में चली ही गई है तो वहाँ जाने के बाद वो कौन सा शांत बैठेगी। रेड बटरफ्लाई ज़रूर से ही मुझसे पूछेगी, और अगर फ्यूचर में उसने तुमसे पूछा तो फिर तुम क्या करोगे। तभी वो कह रहा होता है कि ब्रदर ज़ेंग न्यू, वो तो फ्यूचर में ही देखा जाएगा।
जिसके बाद ये लोग तुरंत ही वहाँ से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और फिर उस टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होते हुए उसी जगह से अलग हो जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से मिले थे। तभी चीहू कह रहा होता है कि ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अकम्पनी करने के लिए। अगर फ्यूचर में भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर से ही बताइएगा। चीहू आपकी खिदमत में हमेशा ही हाजिर रहेगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आपकी मदद करके। जिसके बाद तो वो यहाँ से अपने कोल्ड्रन को निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो भी वहाँ से तुरंत ही टेलीपोर्ट करके चला गया था, जबकि वांगलिन भी वहाँ से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई तो वापस आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसके साथियों को पता चलता है कि रेड बटरफ्लाई ने अपना एक हाथ खो दिया तो पूरे ही किंगडम सुजाकू के अंदर हर तरफ ही चहल पहल मच चुकी होती है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि ये ज़ेंग न्यू है कौन, जिसने यहाँ पर रेड बटरफ्लाई का हाथ ही काट डाला। सभी लोग उसके बारे में काफ़ी क्यूरियस थे और सभी को बस यही जानना होता है। ज़ेंग न्यू यानी कि अपना वांगलिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इस बीच हो चुका है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई की भी अपनी एक खास पोजीशन थी, लेकिन जब से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है तो अब तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चल रही हैं। गाइस, हमें यहाँ पर थोड़ी सी झलक मिस लू की भी दिखाई जाती है, जो कि कह रही थी कि ज़ेंग नियो जिसने यहाँ पर इतना बड़ा कांड कर दिया, यकीनन ये बंदा वाकई में कोई जीनियस ही होगा। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अपना चीहू आ जाता है अपनी डीमन क्लैन के अंदर वापस, और उसके बाद उसे समन किया जाता है यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की तरफ, और वहाँ पर एक सीनियर ही आया होता है इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरती हुई चीहू कह रहा होता है कि मुझे उसका रियल नाम तो पता ही नहीं है। पूरी जर्नी के दौरान ही मुझे सिर्फ उसका नाम ज़ेंग न्यू ही पता चला, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। हम लोग किसी काम से ही गए थे और जब हम वापस आए और साथ ही सब कुछ हो गया तो उसके बाद तो मुझे खुद ही इतना ज़्यादा डर लग रहा है। सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ यहाँ पर एक दूसरी फैमिली के लोग भी आए होते हैं। असल में वो जो फैमिली थी उस फैमिली के अंदर एक बंदा था ज़ेंग न्यू नाम का, और वो लोग यहाँ पर अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए आए थे और कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर इंडीड एक पर्सन है जिसका नाम यहाँ पर ज़ेंग न्यू है, लेकिन वो बंदा तो इतना ज़्यादा पावरफुल है भी नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली ब्रांच ही चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट बनाकर लेके आ चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अब वो बंदा खुद ही चेक कर लेता है कि हाँ, यहाँ पर ज़ेंग न्यू तो ज़रूर से है, लेकिन यहाँ वो ज़ेंग न्यू नहीं है जिसे ये तलाश कर रहा है। तो उसके बाद कहता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे पास एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग को तुम लोग देख लो, और फिर उसके बाद अगर तुम में से कोई भी इसे कहीं भी देखे तो फिर इमीडिएटली उसे ख़त्म कर देना। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर अपना चीहू भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और कह रहा हो इसे मेरे बारे में पता चला तो फिर ये तो मुझे ख़त्म ही कर डालेगा। चीहू काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हेवनली फिनिक्स अपीयर हो जाती है और साथ ही हमें एक एल्डर की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है कि इसके बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो कहता है कि ठीक है डिसाइबल, आपके ऑर्डर को मानता है, और फिर बाकी सारे लोग भी यही कहते हैं कि ठीक है। हालांकि तभी ज़ेंग न्यू कह रहा होता है कि लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है, आखिर ये पर्सन है कौन। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है रेड बटरफ्लाई को, जो कि अपने गुस्से की ज्वाला में तप रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रही होती है कि ज़ेंग न्यू, तुम ये बात याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच की ये फ़ाइट अभी ख़त्म नहीं हुई, असल में ये तो बस एक शुरुआत है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और ये कहते साथ ही वो अपने काफ़ी ख़तरनाक से ऑरा को रिलीज़ करती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक मास्टर अपने डिसाइबल के साथ वहाँ जा रहा था, तो वो कह रही होती है कि इस जगह पर तो स्पिरिचुअल पावर का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं सोच रही हूँ कि आखिर किस मेथड का इस्तेमाल ज़ेंग न्यू करता होगा। जिसके बाद वो कह रहे थे कि वैसे इस तरीके के डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। जिसके बाद वो कह रहे थे कि वेल, तुम्हें रिकवर करने के लिए भी 10 साल चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस जगह लेकर जा रहा हूँ वो सही रहेगी। जिसके बाद ये लड़की कह रही होती है कि लेकिन मास्टर, आपको क्या लगता है कि ज़ेंग न्यू जो है क्या उसका लेवल कैसा होगा, क्या आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। वो तो एकदम ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ऐसा लग रहा है कि उसने लेजेंडरी यिन बियान जी को भी यहाँ पर अचीव किया है। तभी यहाँ एल्डर कह रहे थे कि उस पर्सन की कल्टीवेशन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पर है और उसको तो कोई अडेप्ट कर भी नहीं सकता। इवन उसने रेड बटरफ्लाई को ही बीट कर दिया, तो आखिर वो पर्सन क्या होगा तुम अंदाज़ा लगा सकती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ओरा रिलीज़ हो रहा होता है। ये दोनों यही देख रहे थे कि आखिर सडनली ओरा आया कहाँ से। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, तभी काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन वहाँ होने लग जाती है और सडनली यहाँ पर अपना वांगलिन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि वहाँ पर आ जाता है एकदम ही टशन मारते हुए। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।